बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। हमने आज एक और टॉपिक डिस्कस करना है क्लास फर्स्ट ईयर का। और जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो दर हकीकत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डायमेंशन के मुतालिक। और नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन की तरफ जाएंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लूँ, देन फिर जो है हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने कुछ डायमेंशंस के फंडामेंटल टर्म्स को डिस्कस किया था। वो फंडामेंटल टर्म्स कुछ ऐसे थे कि अगर हमारे पास मास क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट केजी होता है तो उसका डायमेंशन हम कैपिटल एम है। ठीक है। और हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम लेंथ है, तो उसका एसआई यूनिट मीटर है और उसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल। इसी तरीके के साथ हमारे पास एसआई बेस क्वांटिटी है टाइम, जिसका एसआई यूनिट है सेकंड, और सेकंड का डायमेंशन हमारे पास क्या है, कैपिटल टी है। तो ये कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं जिनको आपने क्या करना है, जहन में रखना है। तो मैंने साइड पर लिख लिया है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट, तो हमने सबसे पहले जो पॉइंट लिखी है वो ये लिखी है कि जो प्योर नंबर्स होते हैं उनका जीरो डायमेंशन होता है। जीरो डायमेंशन का मतलब उसका किसी किस्म का कोई डायमेंशन नहीं है। याद रखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास टू एक नंबर है तो टू का क्या कोई डायमेंशन होगा, आप कहेंगे नहीं, टू हैज अ जीरो डायमेंशन। मैं कहूँ थ्री का कोई डायमेंशन, मैं कहूँ फोर का कोई डायमेंशन, तो याद रखिएगा इन क्वांटिटीज का, क्वांटिटीज नहीं बल्कि मैं इनको प्योर नंबर्स कहूँ तो बेहतर होगा मेरे लिए। तो याद रखिएगा, प्योर नंबर का किसी किस्म का कोई डायमेंशन नहीं हो सकता, तो उनको हम जीरो डायमेंशन कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन की है वो ये है कि वो क्वांटिटीज जिनका सेम यूनिट होगा उनका सेम डायमेंशन हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि भाई मेरे पास दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी हमारे पास वर्क है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास एनर्जी है। अगर हम इनके एसआई बेस यूनिट्स की बात करें तो वर्क का एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, जूल्स, और एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या है, जूल। तो मैं कहूंगा इन दोनों का डायमेंशन आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसी तरीके के साथ मैं अगर आपको कहूं कि मेरे पास क्वांटिटी है वेट, ठीक है, और मेरे पास दूसरी क्वांटिटी है फोर्स। हमें ये पता है कि जो वेट है उसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, दैट इज कैपिटल एन, और फोर्स का भी यूनिट क्या है, कैपिटल एन व्हिच इज अ न्यूटन। यानी कि दोनों का सेम यूनिट है। अगर दोनों का सेम यूनिट है तो दोनों का सेम डायमेंशन होगा। तो याद रखिएगा, वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम होगा उनका डायमेंशन सेम होगा। चले तीसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। और तीसरी पॉइंट ये कहती है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका समटाइम्स यूनिट सेम नहीं होता लेकिन उनको ड्राइव करने के लिए जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। तो अगर फार्मूला सेम हो तब भी आप समझ जाएं कि उसका डायमेंशन क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। जैसे अगर मैं आपको कहूं वर्क, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स। लेकिन अगर हम टार्क लिखें तो टार्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। हाँ, टार्क का ऐसा यूनिट जूल्स नहीं है लेकिन दोनों का फार्मूला सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर आर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और एफ किसको शो करता है, फोर्स को शो करता है। तो अगर इन दोनों का जो है वो फार्मूला सेम है यूनिट को छोड़ के, तो दोनों का डायमेंशन क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। ये इसी के साथ ही। अच्छा, एक और क्वांटिटी बता देता हूँ, प्रेशर। प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर प्रेशर का ऐसा यूनिट करेंगे तो ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर का, पास्कल। ठीक है। और एक और क्वांटिटी होती है मेरे बच्चे जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यानी स्ट्रेस फाइंड करने का फार्मूला भी यही है, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, स्ट्रेस को हम पास्कल में मेजर नहीं करते लेकिन दोनों को फाइंड करने का फार्मूला सेम है। अगर दोनों को फाइंड करने का फार्मूला सेम है तो याद रखिएगा दोनों के डायमेंशन क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। मस्ट रिमेंबर, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो डायमेंशन के मुतालिक हमने डिस्कस कर ली। चलें आगे हम नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी की तरफ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। और वो चौथी पॉइंट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चौथी पॉइंट में हमें ये बताया गया दैट इफ अ क्वांटिटी, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो और वो क्या हो, क्वांटिटी विच इज रेशो, जो क्या हो, रेशो हो। रेशो मतलब डिवीजन, विच इज अ रेशो, जो रेशो हो, डिवीजन हो, किसके बीच में, बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, दो एक जैसी क्वांटिटीज के बीच में
रेशो हो, डिवीजन हो, तो याद रखिएगा उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज उसका भी जीरो डायमेंशन हैज जीरो डायमेंशन, उसका भी किसी किस्म का हमें कोई डायमेंशन नहीं मिलने वाला। अब इस पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है। जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन ढूंढने का फार्मूला क्या होता है, चेंज ओवर लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी न्यूमरेटर में भी लेंथ है तो डिनोमिनेटर में भी लेंथ है। तो याद रखिएगा स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि लेंथ का ऊपर वाले का यूनिट मीटर है तो नीचे वाले लेंथ का भी यूनिट मीटर है। मीटर मीटर गेट कैंसिल, किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं, तो इसको किसी किस्म का कोई डायमेंशन पैदा नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्शनल फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको मेजर करते हैं न्यूटन में, रिएक्शनल फोर्स को भी न्यूटन में मेजर करते हैं। न्यूटन न्यूटन गेट कैंसिल, तो इस क्वांटिटी को कोई यूनिट भी नहीं है। अगर क्वांटिटी को कोई यूनिट नहीं है तो इसको किसी किस्म का कोई डायमेंशन नहीं हो सकता, याद रखिएगा इस चीज को। तो स्ट्रेन को भी कोई डायमेंशन नहीं है, और ये जो मैंने म्यू बताया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको भी कोई डायमेंशन नहीं है। हम एक बड़ी ओल्ड सी वैल्यू ढूंढते हैं व्हिच इज अ वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आप सबने पढ़ी है 3.84 सॉरी 3.14, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कहां से आती है, पाई की वैल्यू आती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल का जो घेरा होता है ना जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, आपने उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, डायामीटर के साथ। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय इट्स डायामीटर। देखिए सरकमफ्रेंस जो घेरा है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, डायामीटर को भी मीटर्स में मेजर करते हैं। तो दिस मीटर गेट कैंसिल आउट। पाई की कोई भी वैल्यू है लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा। क्यों डायमेंशन नहीं है, बिकॉज इट इज अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये दो एक जैसी क्वांटिटीज के बीच में क्या होता है, रेशो होता है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें दो जो है वो एंगल्स मेजर की थी हमने पीछे क्लास में। वो दो एंगल्स हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास थी स्टेरेडियन, ठीक है, एंगल इन स्टेरेडियन, और दूसरी हमारे पास थी एंगल इन रेडियन। ये हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। रेडियन ढूंढने का फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू करेक्ट वन एस ओवर आर, ठीक है। अब डिस्टेंस एस को मेजर करते हैं मीटर्स में, रेडियस को भी मेजर करते हैं मीटर्स में। याद रखिएगा इस रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है। रेडियन का डायमेंशन नहीं है इसका क्या मतलब है कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि रेडियन इज द यूनिट ऑफ एन एंगल। जो रेडियन है वो एंगल का यूनिट है। इसी तरीके के साथ अगर हम स्टेरेडियन को ढूंढेंगे तो स्टेरेडियन होता है एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। अब एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। रेडियस की जगह पर मीटर लिख के उसको स्क्वायर कर दें तो ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो इसका भी आपको डायमेंशन नहीं मिलने वाला। हाँ, ये है तो दोनों यूनिट्स ही, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ से जो फार्मूला, जिस फार्मूला से ये ड्राइव होते हैं ना, वो फार्मूले के अंदर इट इज अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये दो एक जैसी क्वांटिटीज के बीच में रेशियो है। इस रीजन की वजह से हम क्या कहते हैं कि इनका किसी किस्म का कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जिनको आपने क्या कर देना है, अंडरस्टैंड कर देना है डायमेंशन एनालिसिस की बुनियाद पर। आई होप कि आपकी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इज इट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, तो ये दो पेजेस में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है, उसके फायदे हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं। तो मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूं, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एडवांटेजेस, ठीक है मेरे बच्चे, डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की तरफ मूव कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है, सबसे पहले हमारे पास जो एडवांटेज होता है इस डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या कहता है, वो कहता है करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हमारे पास फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन यूज होती है तो हम डायमेंशन की बुनियाद पर देख सकते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन जो है वो सही है या गलत है। तो करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन,
या मैं जस्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। आपने समझ लेना है कि यहाँ पर इक्वेशन हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन जो है वो एक एडवांटेज है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस की बुनियाद पर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी हो, और सॉरी कोई भी इक्वेशन हो, और अगर मुझे देखना हो कि वो इक्वेशन सही है या गलत है, तो मैं इक्वेशन जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। वो कैसे करेंगे, देखें मेरे पास एक इक्वेशन है मेरे बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। ठीक है, मुझे ये बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, अगर दोनों साइड डायमेंशन सेम हो जाए तो आप समझ जाएं कि दोनों के डायमेंशन जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है, ये बात समझ में आपको समझ आ रही है। इट इज अ डायमेंशनली करेक्ट, नॉट द फिजिकली करेक्ट। ये समटाइम फिजिकली करेक्ट भी नहीं होती, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है ये इक्वेशन। तो चले हम इस चीज को फाइंड कर लेते हैं। देखें वी ए फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम का होता है सेकंड। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेकंड को सेकंड स्क्वायर के साथ खत्म कर देना है। तो मीटर इस सेकंड को ऊपर लेके जाए तो इट बिकम सेकंड इनवर्स। ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड बचेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 मीटर सेकंड इनवर्स। इस सेकंड स्क्वायर का एक स्क्वायर इस सेकंड में खत्म हो गया, तो एक सेकंड बचा, वो ऊपर लेके जाए तो दोनों ऐड कर दिया हमने। अब क्या इस 2 को कोई डायमेंशन है, नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर दें। बाकी कौन सी डायमेंशन बचे, मीटर का। मीटर का डायमेंशन क्या बताया था, एल, सेकंड का टी पावर -1, और इस साइड भी क्या होगा, एल टी पावर -1। इसको हम जो है एक और सूरत में भी लिख सकते हैं। वो सूरत क्या है कि आप m लिखें, उसके ऊपर पावर 0 दे दें, क्योंकि m के ऊपर जब पावर 0 देंगे ना तो किसी भी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जब पावर 0 होता है तो उसका जवाब 1 के बराबर आ जाता है। तो m पावर 0, और बाकी क्या लिखेंगे, एल टी पावर -1 इज इक्वल टू एल टी पावर -1। यहाँ पर भी m पावर 0 दे दें। तो मैंने देख लिया कि भाई जो इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलें देखें, s का मतलब है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। इनिशियल वेलोसिटी, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम, टाइम का क्या होगा, सेकंड, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर टाइम है और टाइम को मैंने स्क्वायर कर देना है, मतलब सेकंड स्क्वायर। तो मीटर इज इक्वल टू, सेकंड सेकंड गेट कैंसिल, सेकंड स्क्वायर गेट कैंसिल, सो इट बिकम्स मीटर प्लस 1/2 मीटर। ये 1 मीटर है, ये 1/2 मीटर है, तो ये बदले में हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 3/2 इंटू मीटर। अब 3/2 को आप रिमूव कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल, डायमेंशन की बुनियाद पर। तो मैं कह सकता हूं दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मेरी एक बात क्लियरली याद कर ले, अगर कोई फिजिकली रिलेशन, कोई फिजिक्स की इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो ये साबित नहीं करता कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है। याद रखिएगा ये। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को भी हम करेक्ट इक्वेशन समटाइम कहते हैं, लेकिन डायमेंशनली जो करेक्ट इक्वेशन होगी वो समटाइम्स फिजिकली करेक्ट नहीं होती। अब वो फिजिकली करेक्ट कहाँ नहीं होती, उस चीज का भी हम आगे चल के प्रूफ देखेंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, यानी कि डायमेंशन की बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। वैसे इस चीज के बड़े फायदे हैं, पता है क्या, हम किसी भी इक्वेशन को बिगेर सॉल्व किए पूरी इक्वेशन का डायमेंशन बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा गया है क्वेश्चन के अंदर दैट व्हाट इज द डायमेंशन, आपसे पूछा गया कि डायमेंशन किसका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, आपसे डायमेंशन पूछा गया, किसका डायमेंशन पूछा गया, आपसे डायमेंशन पूछा गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेटिकल एल ओवर जी। मेरे बच्चे ये कहलवाता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इस पूरी इक्वेशन की डायमेंशन बता दें, तो बकोल के आप एल की यूनिट पुट करें, जी का पुट करें, 1/2 को सॉल्व कर दें। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये इक्वेशन करेक्ट है, हमें पता है, ठीक है।
तो हम इस कैपिटल टी को देखेंगे, मतलब एक साइड को देख लेंगे। तो कैपिटल टी क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड का डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। तो आप कहेंगे पूरी इक्वेशन का डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डायमेंशन में फिर आपको क्या मिलने वाली है? वही सेम मिलने वाली है। तो ये मेरी बात याद रखिएगा इन डायमेंशन की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। आपने पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, एक साइड को देखकर सॉल्व कर देना है। तो मैं वी एफ को देखूंगा, वी एफ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल टी पावर -2। फिर चाहे आप एम पावर 0 दें या नहीं दे, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि आपने इसको एम एल टी में लिखना है, तो आप इसको एम एल टी में लिख सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था डायमेंशनल एनालिसिस में, कि हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ये मेरी बात याद रखिए। अगर आप इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम इसकी नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ जाएंगे। जी मेरे बच्चे, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विथ ये चौथा पेज या पांचवा पेज है। अब डायमेंशन की बुनियाद पर हम क्या करते हैं? हम एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करते हैं। हम क्या करते हैं? एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करते हैं। ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, या सिंपली आप कह सकते हैं ड्राइविंग अ फार्मूला। हम डायमेंशन के कुछ रूल्स ध्यान में रखेंगे और रूल्स की बुनियाद पर हमें क्या करना होगा? फार्मूला ड्राइव करना होगा। देखिएगा आप, हमें कहा गया कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये डिस्क्राइब किया गया दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन दिया गया और पूछा क्या गया? पूछा ये गया कि भाई अब इसको मुझे ना एक्सेलरेशन या मास के टर्म्स में आपने क्या एक्सप्लेन करना है? आपने जो है इसकी इक्वेशन, इसका फार्मूला बता देना है। मुझे नहीं पता कि ये मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। मुझे ये भी नहीं पता कि ये एक्सेलरेशन के साथ क्या है। जस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पर। तो चलें, मैं आपको मेथड बता देता हूँ मेरे बच्चे। सबसे पहला मेथड क्या कहता है? सबसे पहला मेथड कहता है कि जो गिवन क्वेश्चन है आप उसको लिखें मैथमेटिकल टर्म्स में, लेकिन आपने ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशन में लिखना होगा। यानी कि जो फोर्स है वो डिपेंड तो कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पर, लेकिन मैं उसको हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूंगा। अगर ये इनवर्स रिलेशन होगा तो ये खुद ब खुद ड्राइव होगा, आपने इस चीज से घबराना नहीं है। ठीक है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला टर्म हो गया ये। अब हमें क्या कहा गया? अब हमें कहा गया कि आपने जो है वो इस जो है इन क्वांटिटीज के ऊपर हो सकता है कुछ पावर हो, तो आप वो पावर इंट्रोड्यूस करवा दें। तो हमने क्या किया? इंट्रोड्यूसिंग पावर्स। हमने इन क्वांटिटीज के ऊपर पावर रख दिए। मुझे नहीं पता वो पावर कौन से है, तो मैंने ए बी सी के अल्फाबेट यूज कर दिए। मैंने इस एफ के ऊपर पावर दे दिया विच इज एफ पावर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने एम के ऊपर पावर दिया विच इज एम पावर बी। और एक्सेलरेशन के, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है ना आपने एफ ए के ऊपर पावर नहीं देना, मतलब जिस चीजों पर डिपेंड कर रहा है आपने उनके ऊपर पावर देने। तो मैंने एम के ऊपर पावर बी दिया और ए के ऊपर पावर सी दिया। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाते हैं तो हम क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, करेक्ट। तो प्रोपोर्शनलिटी निशानी हटाएं और कांस्टेंट रखें। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा कांस्टेंट रख रहा हूँ जो यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। मतलब इस के का ना कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा। तो एम पावर बी ए पावर सी, आप इस के को रिमूव कर दें क्योंकि के का कोई काम नहीं है, क्योंकि ना इसका डायमेंशन है ना इसका यूनिट है। तो एफ बराबर हो जाएगा एम पावर बी ए पावर सी। सवाल ये है कि इन पावर की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले आप यूनिट पुट कर दे। यूनिट कैसे रखेंगे? फोर्स की जगह पर क्या रखेंगे? न्यूटन, जो इसका एसआई यूनिट है। मास की जगह पर रखेंगे केजी और उसके ऊपर पावर क्या देंगे? बी। एक्सेलरेशन की जगह पर क्या रखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड इनवर्स स्क्वायर, उसके ऊपर पावर सी। न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इस केजी के ऊपर पावर क्या है मेरे बच्चे? बी। तो केजी ऊपर पावर बी। ये सी मीटर के ऊपर भी आ जाएगा, सेकंड के ऊपर भी आ जाएगा। तो मीटर आ जाएगा सी के मीटर के ऊपर सी आ जाएगा, और ये -2 सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 सी। एफ की जगह पर न्यूटन रखा, मास की जगह पर केजी रखा,
एक्सेलरेशन की जगह पर मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर रखा, फिर मैंने c को इस पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब डायमेंशन पुट करें, kg का क्या है कैपिटल M, मीटर का L t पावर -2, kg का M पावर B, मीटर का L पावर C, सेकंड का t पावर -2। इज इट करेक्ट? अब आपने क्या करना है, पावर्स को इक्वेट कर देना है, इक्वेट पावर। अब आप पावर्स को इक्वेट करेंगे, पावर को इक्वेट यानी कि जिस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इस m के ऊपर पावर नहीं है तो हम अंडरस्टैंड करेंगे 1, तो ये 1 बराबर हो जाएगा इस m के ऊपर पावर क्या है b, यानी आपको b की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू क्या मिली 1। इस l के ऊपर कोई पावर नहीं तो मैं 1 कंसीडर करूंगा 1, और इस l के ऊपर पावर क्या है c, तो c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर इसको मैं यूज करूं ना करूं इससे कोई इशू नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे b और c की वैल्यू चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले फार्मूला के अंदर b और c की वैल्यू पुट करूंगा। तो f बराबर हो जाएगा m, उसके ऊपर पावर b था तो उसकी जगह पर 1 रखूंगा, फिर था a पावर c था तो यहाँ पर भी 1 रखूंगा। तो f किसके बराबर हो जाएगा, ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आप पढ़ चुके हैं। तो ये मेथड्स हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मेरे बच्चे ये याद रखिएगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? अभी एक और फार्मूला ड्राइव करवा रहा हूं, देखिए हमें कहा गया एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन रेडियस एंड स्पीड। इसका फार्मूला हमें निकालना है, तो चले हम निकाल लेते हैं इसका फार्मूला। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड रेडियस r, फिर हम पावर लिख देते, तो एक्सेलरेशन पावर v के ऊपर पावर a दे दें, r के ऊपर पावर b दे दें। प्रोपोर्शनलिटी निशानी हटा दें तो हम कांस्टेंट देते हैं। याद रखिएगा उस कांस्टेंट की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, v पावर a एंड r पावर b, तो k को निकाल दें तो बाकी बचेगा a पावर a इज इक्वल टू v पावर a एंड r पावर b। यूनिट्स रखें, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, v का क्या होता है, v स्पीड का मीटर सेकंड इनवर्स, दैट्स करेक्ट, मीटर सेकंड इनवर्स। उसके ऊपर पावर क्या है a, और r यानी रेडियस इसका क्या होगा मीटर, उसके ऊपर पावर क्या है b, तो मीटर s पावर -2 इज इक्वल टू a, मीटर के ऊपर है तो मीटर के ऊपर भी दे दें मीटर पावर a, और s के ऊपर भी है तो ये -1 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -a हो जाएगा। इस मीटर के ऊपर पावर क्या है b। ठीक है, अब मीटर s पावर -2 को एज इट इज लिखें, ये मीटर पावर है मीटर पावर b, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा मीटर पावर a प्लस b और s पावर -a। पावर्स को इक्वेट करें, अच्छा डायमेंशन लिख ले, एल टी पावर -2, इसका एल पावर a प्लस b और t पावर -a। पावर इक्वेट करें, इस एल के ऊपर पावर 1 है तो 1 इज इक्वल टू इस एल के ऊपर पावर क्या है a प्लस b, ये इक्वेशन मिल गई। t के ऊपर यहाँ पर पावर क्या है -2, इसके ऊपर पावर क्या है -a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा गेट कैंसिल, तो a किसके बराबर हुआ 2 के। अब मुझे b का आंसर चाहिए तो मैं a की जगह पर 2 रखूंगा, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b, तो 1 बराबर हो जाएगा a की जगह पर 2 रख दे प्लस b, प्लस का 2 सेट जाएगा तो माइनस का, ये होगा 1 -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, यानी b की वैल्यू क्या है -1। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा, a इज इक्वल टू v पावर a की जगह पर क्या थी वैल्यू 2, तो v स्क्वायर, और r की जगह पर क्या लिखेंगे -1। मैं -1 को +1 कर सकता हूँ, कैसे, इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके आके, तो जो आप क्या आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसे आप फंडामेंटल फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं। करना क्या है आपने, सिर्फ और सिर्फ इनके रूल्स को ध्यान में रखना है। आई होप के आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कल, तो कल आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।